आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और मुझसे पहले मेरे साथी अमीन आपके लिए लेके आए थे कश्मीरी खबरनामा। लेकिन अब आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक। रात के 9:30 बज चुके हैं और प्रोग्राम अब तक में हम दुनिया जहां की खबरों से आपको बाखबर करेंगे। मैच की थोड़ी सी तफसील भी आपको बताएंगे, किस तरह से आज मैच जीता हिंदुस्तान ने, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले इंतखाबात का मामला और इंतखाबात के मामले पर नजर रखने के लिए RSS सरबराह मोहन भागवत जम्मू कश्मीर भी आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में RSS के सरबराह ठीक उस वक्त आ रहे हैं जब RSS अपना 100 साल मुकम्मल कर चुका रहा है। और आज उन्होंने जम्मू कश्मीर के RSPORA से लेकर दूसरे इलाकों तक RSS कारकुनान और भाजपा के कोर ग्रुप मेंबरान के साथ मुलाकात की। कई घंटों तक ये मुलाकातें जारी रही और जम्मू कश्मीर के मजमूई हालात पर तबादला ख्याल भी किया गया। RSS सरबराह मोहन भागवत का जम्मू कश्मीर का दौरा काफ़ी अहम माना जाता है और कल के हवाले से खबरें हैं कि मोहन भागवत कठुआ में अवामी जलसा भी कर सकते हैं। वो जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान यहाँ मुख्तलिफ मकतबाए फ़िक्र के लोगों के साथ भी मिल रहे हैं और यहाँ की इंतज़ामिया के आला अहदेदारों से भी मिल रहे हैं। उनके इस दौरे को इसलिए अहमियत का हामिल बताया जाता है क्योंकि मुल्क की 5 रियासतों में अगले ही दिनों अब इंतखाबात भी होने जा रहे हैं और इधर RSS के 100 साल मुकम्मल होने में भी चंद दिन बाकी रह गए हैं। और उस सारे के बीच में इंतखाबात पे सबसे बड़ी नज़र है क्योंकि जम्मू कश्मीर में BJP के हवाले से जो खबरें हैं वो अच्छी नहीं हैं और उन्हीं अच्छी खबरें न होने के बीच में मोहन भागवत जम्मू कश्मीर में BJP को बूस्ट करने, BJP का ग्राफ बढ़ाने के लिए कोशिश भी करेंगे। और चलिए नाज़रीन, अब आपको दूसरे दुनिया के बड़े अलमिया से आपको बाखबर करें। अलमिया से बाखबर करें, यह अलमिया है फ़लस्तीन और इसराइल का। और फ़लस्तीन और इसराइल के इलाके में अब आदाद शुमार निकल के यही आ रहे हैं कि 2000 से ज़ायद फ़लस्तीनी को शहीद किया जा चुका है। हर 8 मिनट के बाद एक फ़लस्तीनी के घर पर बारूद या बम इस्तेमाल किया जाता है। फास्फोर्स बमों का इस्तेमाल होने की खबरें और दुनिया में फास्फोर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी है। जंग के दौरान जंग के कुछ कायदे और कवानीन भी होते हैं लेकिन इसराइल किसी भी कायदे और कानून पे अमल नहीं कर रहा है। बच्चों को, ख़वातीन को इसका शिकार बना रहा है जंग के दौरान। और 12 लाख के करीब लोगों को 24 घंटों में जो निकलने का इसराइल ने धमकी दे रखी है, उसके बाद में एक अफरा तफरी का आलम है। और जितने भी लोग जो फ़लस्तीन के अस्पतालों से लेकर बाहर तक हैं, फ़लस्तीन के गाज़ा से निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे जो क्रॉसिंग्स हैं, जो वहाँ चेकिंग पॉइंट्स हैं, उन पे जो रुकावटें खड़ी की गई हैं उसकी वजह से भी बताया जाता है कि फ़लस्तीन के ये निहत्ते शहरी वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। और एक तरह से दुनिया का एक बड़ा तूफ़ान या अलमिया जो है वहाँ देखने को मिला है। लेकिन इस सारे के बीच में हिंदुस्तान के लिए बड़ी खबरें हैं। हिंदुस्तान ने फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान फंसी जंग में आज और 225 भारतीय शहरियों को जहाज़ों के जरिए वापस अपने मुल्क में भी लाया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ट्वीट करके बताया कि दोनों ममालिक मुल्क 2 दिनों में, माफ़ कीजिएगा, 2 दिनों में 450 के करीब भारतीय शहरियों को इसराइल से, फ़लस्तीन से यहाँ लाया गया है। और खुद वजारत ख़ारजा ने बताया है कि 18,000 के करीब हिंदुस्तान के शहरी इन इलाकों में हैं और वहाँ पे जो शहरी उनको हिदायत दी गई है कि वो फ़लस्तीन या इसराइल जहाँ कहीं पे भी हों वहाँ पे हिंदुस्तानी सफारतखानों से रब्ता कायम करें और ईमेल के ज़रिए रब्ता कायम करें ताकि उन्हें वहाँ से निकाला जा सके। लेकिन दुनिया जहाँ में, ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक में फ़लस्तीन इसराइल कन्फ्लिक्ट और फिर फ़लस्तीन की इसराइल की गुंडागर्दी या दहशत की वजह पर आलम इस्लाम में काफ़ी गम गुस्सा भी पाया जाता है और जम्मू कश्मीर इससे अलग रह नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें भी कुछ इस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रही हैं और आज श्रीनगर में मीरवाइज़ मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक ने भी एक तकरीब के बाद लोगों से बात करते बताया कि जब तक कि फ़लस्तीन के लोगों को उनके हकूक़ दिए जाएं। मीरवाइज़ ने बताया कि उनके लिए यानी फ़लस्तीन के लोगों के लिए उनकी अपनी ज़मीन तंग की गई है। बुज़ुर्गों, बच्चों और ख़वातीन समेत निहत्ते बेगुनाहों पर बम गिराए जा रहे हैं और आलमी बरादरी इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा नहीं कर रही है। मीरवाइज़ ने ताज्जुब का इज़हार करते हुए श्रीनगर में आज बताया कि अगर दुनिया के किसी और इलाके में ऐसा होता तो अमेरिका से लेकर दूसरे कई ममालिक चढ़ दौड़े होते, लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है कि ये मुसलमान हैं और मुसलमानों के हकूक़ शायद दुनिया को नज़र नहीं आते हैं। जाहिर सी बात है कि आलम इस्लाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आवाम के जज्बात भी बहुत ज़्यादा मजरूह हैं
और जिस भी इंसान के अंदर एक दर्दमंद दिल होगा वो इस वक्त बहुत ही मायूस है कि जिस तरह से खामोशी इख्तियार की जा रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बुज़ुर्गों पे, बच्चों पे, औरतों पे, निहत्थे लोगों पे बम बरसाए जा रहे हैं और जिस तरीक़ा से कत्ल गारतगिरी वहाँ पे हो रही है, हम ये महसूस करते हैं कि आलमी बरादरी को अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है। एक तरफ़ा फ़ैसला नहीं किया जा सकता। जो फ़लस्तीन का मसला है वो दीरीना मसला है और हमने हमेशा ये महसूस किया है कि इस मसले का एक मुनसिफ़ाना हल निकाला जाना चाहिए। फ़लस्तीन के अवाम के जो हुकूक़ हैं वो उन्हें वापस दिए जाने चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि उनका मुल्क और उनकी सरज़मीन जो है उन पर तंग कर दी गई है। इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है? इसलिए आलम इस्लाम में इस वक्त एक तूफ़ान बरपा है। आलम इस्लाम की बड़ी बड़ी ताकतें खामोश हैं। लबकुशाई तो की जा रही है लेकिन ये लबकुशाई से नहीं कहा जा सकता है। सिर्फ खाली खोली बयान दिए जाते हैं। कोई प्रैक्टिकल उन मुसलमानों की, उन निहत्थे लोगों की हिम्मत के लिए, उनकी मदद के लिए नज़र नहीं आ रहा है। कुछ खबरें निकल के आ रही है, ख़ास तौर पर चेचन जो लीडरान हैं उनके हवाले से कुछ खबरें हैं कि चेचन के कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पर फ़लस्तीन जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल दुनिया में मुस्लिम ममालिक उनमें खामोशी है। कोई ना बयान बड़ा है, ना कोई धमकी है और ना कोई इकदाम भी है। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम इस पे काफ़ी बरहम भी है और अक्सर दुआओं में फ़लस्तीन के लिए दुआएं की जा रही हैं। फ़लस्तीन के लिए दुआएं कश्मीर में बरसों से की जा रही हैं, लेकिन आज भी एक बार फिर दुआओं का सिलसिला शुरू है। ताहम श्रीनगर में सियासी जमातों ने आज खुलकर अमेरिका की मुखालफत की, इसराइल की मुखालफत की और फ़लस्तीन के मामले को हल करने और निहत्थे बेगुनाहों पे बमबारी करने के वाक़ात पर रोक लगाने की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मुस्तफ़ा कमाल है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मुस्तफ़ा कमाल बयानात देते रहते हैं और तेज़ तरार बयान देते हैं। आज भी उन्होंने इस मामले को लेकर अपना बयान रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि ये तंग आमद व जंग आमद है। उन्होंने कहा कि मौसाद जैसी बड़ी ताकत दुनिया की और उसके बावजूद भी अगर फ़लस्तीन के इलाकों से कोई बमबारी इसराइल पर होती है तो उसके महरिकात समझने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है, कहीं इसराइल का कोई मास्टर प्लान तो नहीं है। अमेरिका और इसराइल मास्टर प्लान बना के ग्रेटर इसराइल की बातें भी करें। मुस्तफ़ा कमाल ने श्रीनगर में हमारे साथी फिरदौस से बात करते हुए बताया कि होश के नाखुन मुसलमानों को लेने चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये सब कुछ कोई किसी बड़ी गेम प्लान का हिस्सा तो नहीं है। वाले अरब्स की थी 1947 में जो है अक़वाम मुत्तहिदा में जो है ये ज़मीन जो है इसराइल जिसमें बसा हुआ है वो इसराइल को दे दी गई। गज़ा और मिली का इलाके जो है वो वहाँ के अरब मुसलमानों को के पास रखी गई। लेकिन बदकिस्मती से इसराइल जो है वो इस गैर मुनासिब तरीके से जो इन्होंने ये हमला जो हमास का किया, उन्होंने जो आम इंसानों पे, शहरियों पे, सिविलियंस पे, मर्द जन, बच्चे वगैरह पे जो हमले किए हैं बिला देखे, वो काबिल मज़म्मत है। और ज़रूरत इस बात की है कि फ़लस्तीन और इसराइल आपस में बैठें और ये मसला जिसके बारे में कई करारदादें माजी में पास हुई हैं और अमलाई नहीं गई हैं, ये एक वो करारदादें अमलाएं और इसराइल भी अपनी जगह रहे। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल मिल बैठने की बात भी करते हैं, लेकिन बहुत से लोग मिल बैठने पर अब यकीन भी नहीं करते हैं क्योंकि गोलान की पहाड़ियों से लेके इसराइल के जो फ़लस्तीन के दरमियान जो मुआहदे हुए हैं वो दुनिया जानती है, लेकिन उन मुआहदों पे कभी अमल नहीं किया जा रहा है। और आज की तारीख़ में भी जो कवानीन है, जो जंगी कवानीन है, उन पर भी इसराइल अमल नहीं कर रहा है। ये दुनिया की तारीख़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुसलमानों की इंटायर आबादी को नेस नाबूद करने की जहाँ एक तरफ कोशिश की जा रही है, वहीं उनको निकलने की 24 घंटों में निकलने की धमकी दी जा रही है। क्या पॉसिबल हो सकता है कि 12 लाख के करीब लोग 24 घंटों में अपनी बस्तियों को खाली करें, अपने घरों को खाली करें, उन घरों को? और ख़बरें ये भी है कि हर 8 मिनट के बाद एक फ़लस्तीनी के घर पे मिसाइल गिराया जाता है, फास्फोरस बम इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस मामले में दुनिया में मुसलमान क्या, हिंदू क्या, सारी आबादियाँ इस वक्त बहुत सरापा एहतजाज है, सीखपा है। लेकिन करें तो करें क्या? हम लोग कुछ कर नहीं सकते। सरकारों का काम था लगाम लगानी थी इसराइल को, लेकिन सरकारें भी अपने मुफादात को मद्देनजर रखते हुए कुछ काम करने से हिचकिचाही रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में सियासी लीडरान बयान दे रहे। तारिक आमी, मोहम्मद यूसुफ तारिक आमी लगातार इस मामले को लेके
बात करते रहते हैं। आज भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आखिर कहाँ जाएगा वो इंसान जिसके घरों को टारगेट किया जा रहा है, आखिर कहाँ जाएगा वो निहत्था बच्चा, वो छोटा नौजवान जिसको देखते ही गोली मारी जाती है। अस्पतालों पे गोले चलाए जा रहे हैं, एम्बुलेंसेस पे गोलियां चलाई जा रही हैं और ये गोले हेलीकॉप्टरों जहाज़ों के ज़रिए चलाए जा रहे हैं, मिसाइल इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि निहत्थे फ़लस्तीन आवाम के पास तो कुछ नहीं। अगर उनके उन जयालों के पास कोई हथियार है तो छोटा सा हथियार है, उसके मुकाबले में ये सीधी सी बात है कि पहाड़ और राई का मुकाबला है। ये कोई चोटी और पहाड़ का मुकाबला है, कोई बड़ा मुकाबला नहीं है। क्या हो रहा है फ़लस्तीन में आज, ये जंग नहीं सिर्फ, बल्कि होलनाक तबाही है। होलनाक एक मुहिम शुरू की है इजराइल ने फ़लस्तीनी अवाम को सफ़े हिस्से से ही मिटाने के दर पर नज़र आते हैं हुक्मरान इसराइल के, जिनकी पुष्टपनाही कर रही है मगरबी दुनिया, ख़ास तौर पर अमेरिका। और आज आप हैरान होंगे कि पानी तक इजाज़त नहीं, कदगन है पानी पर भी, खुराक पर भी, खाने पीने की चीज़ों पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, अस्पताल पर, कहाँ कहाँ बमबारी नहीं होती है। वो एक प्रिजन ही नहीं है, बल्कि प्रिजन से भी बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं हमारे फ़लस्तीन के अवाम। वकार श्रीनगर में मोहम्मद यूसुफ तारगामी बात कर रहे थे इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट की, लेकिन आपको बताएं दुनिया का सबसे ओपन एयर प्रिजन जो है, जेल जो है, वो फ़लस्तीन को कहा जाता है। और इस पे और भी सियासी जमातों के बयान आए हुए हैं। वकार रसूल बानियाली कांग्रेस के रियासती सदर भी हैं, कांग्रेस ने खुल के फ़लस्तीन की हिमायत की है। वकार रसूल बानियाली ने क्या बताया ये हम बताएंगे आपको, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद। और चलिए नाज़रीन, वकार की बात हमने की। वकार रियासती कांग्रेस के सदर हैं और आज वो श्रीनगर में मीडिया से बात भी करते हैं। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर एक तकरीब के बाद वकार ने इसराइल के मामले पर, इसराइल फ़लस्तीन के कन्फ्लिक्ट के मामले पर इसराइल को लताड़ने की कोशिश की और ये भी बताया कि ये समझने वाला है नहीं। अब तक कई बार इसको समझाया गया है लेकिन समझता नहीं है, क्योंकि उसके सामने कोई ताकत नहीं है। जब ताकत का तवाज़ुन नहीं हो तो फिर इस तरह से मामला भी होते हैं, ये वकार बता रहे थे। और श्रीनगर में मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि अफसोस होता है दुनिया की उन बड़ी ताकतों पर जो इन मामलात में बात जब मुसलमान की आती है तो आंखें बंद कर लेते हैं। फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा बहुत पुराना है और ये सही बात है कि जमीन जो फ़लस्तीन की थी वो इसराइल ने कब्जे में रखी है। एक छोटा सा मुल्क जिनको मुफ्त में छोटी सी जमीन दी गई थी, उन्होंने कब्जा करते करते फ़लस्तीन को ही खत्म कर दिया। तो एक तनाज़ा है जिसका हल आलमी सतह पर लाजमी है, नहीं तो वहां पे खूनरेजी हमेशा चलती रहेगी। देखो, फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा बहुत पुराना है और ये सही बात है कि जमीन जो फ़लस्तीन की थी वो इसराइल ने कब्जे में रखी है। एक छोटा सा मुल्क जिनको मुफ्त में छोटी सी जमीन दी गई थी, उन्होंने कब्जा करते करते फ़लस्तीन को ही खत्म कर दिया। तो एक तनाज़ा है जिस वकार रसूल बानियाली श्रीनगर में। इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट की कहानी वही है, अरब और ऊँट की कहानी। एक अरब के खीमे में बारिश हो रही थी, ऊँट ने कहा मुझे गर्दन तक जगह दो, ऊँट को उसने गर्दन तक इंसाफ खाते हुए जगह दी, तो फिर ऊँट पूरा अंदर खीमे में आ घुसा, अरब को बाहर निकलना पड़ा। यही कहानी इसराइल फ़लस्तीन की है। इसराइल फ़लस्तीन का बड़ा मुल्क था और जब जापान से लेकर दूसरे ममालिक में यहूदियों को निकाला जाने लगा तो कुल मिला के उन्हें अरब से बताया कि थोड़ी सी जगह दो, हमें इंसाफ दो, इस वक्त हम बहुत परेशान हैं। अरबों ने उन्हें थोड़ी सी रहने की जगह दी, तो फिर साजिशें करते करते हुए ये हुआ कि फ़लस्तीन ही ख़त्म हो गया, इसराइल का नया मुल्क वहाँ पे वजूद में आ गया। पीछे अमेरिका और साथ में बरतानिया रहे और आज की तारीख़ में भी वही मगरबी ममालिक, वही शहूनी ताकतें और वही सलीबी जंगों के माहिर या मालिक खालिक आज एक बार फिर एक और जंग की साजिश रचाए हुए हैं और माना जा रहा है कि ये जंग एक आलमी जंग में भी तब्दील हो सकती है।
ये इसराइल फ़लस्तीन का कन्फ्लिक्ट। लेकिन आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के मामलात में गुलाम नबी आज़ाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह और जम्मू में आज एक तकरीब का इनेकाद उन्होंने किया हुआ था। इस तकरीब में उनकी जमात में कुछ लोगों ने शिरकत भी की और गुलाम नबी आज़ाद ने सारी सूरत-ए-हाल पर अपना रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया। गुलाम नबी आज़ाद ने अपने दौरे इक़्तिदार यानी दौरे वज़ीर आला के दौरान हुए कामों की तफसीर भी मीडिया को बताई और साथ साथ में ये भी बताया कि इस वक्त सूरत-ए-हाल काफ़ी तब्दील है, काफ़ी ज़मीन बोझ सूरत-ए-हाल हो चुकी है। उन्होंने बताया कि आए रोज़ उनके पास लोग आते हैं, नौजवान आते हैं, अफसोस करते हैं और ये भी बताते हैं कि हम कई सालों से मुख्तलिफ महकमों में टेलीवेजर के तौर पे काम करते हैं, कंट्रैक्चुअल के तौर पे काम करते हैं, लेकिन सरकारें हैं कि मुस्तकिल उन्हें नहीं कर रही हैं। आर्जी मुलाजमीन का मुस्तकिल करना और उनकी मुश्किलात को दूर करना, उन्होंने इंतज़ामिया पर जोर दिया कि सरकार की पहली जिम्मेदारी होती, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट की बात भी की। आज फॉरेस्ट एक्ट के साथ साथ उन्होंने रोशनी एक्ट की बात भी की। रोशनी एक्ट आपको बताएं सुर्खियों में रह रहा है, सुर्खियों में रहा है। गुलाम नबी आज़ाद के दौर इक़्तिदार में शुरू हुआ रोशनी एक्ट, बिलाखिर मनसूख भी हुआ, सुर्खियों में भी रहा, लेकिन वकार ने बताया कि रोशनी एक्ट वो नहीं था जिस तरह से इसको प्रोपगेट किया जा रहा है। बहुत से मामलों पे बात की, लेकिन बात करेंगे रोशनी एक्ट पे। गुलाम नबी आज़ाद ने क्या बताया? फॉरेस्ट एक्ट सबका वायलेशन यहाँ की सरकार आ गई। जब मैं कांग्रेस था, कैबिनेट में था, हम ही लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने फॉरेस्ट का एक्ट लाया था पूरे हिंदुस्तान के, और वो था एसटी के लिए। हिंदू पूरे देश में 95% उनकी यहाँ की असेंबली में उसको दोबारा से पास नहीं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कानून जो बनाया हमने, वो ये बनाया कि जो जंगल में रहते हैं एसटी, हिंदू हो या मुसलमान, बकरी वाले हों, गद्दी हों, गुज्जर हों, ये क्या कहते हैं, ये पकड़वाल, उनके लिए सरकार ने कानून बनाया। ये अपना घर भी बना सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं और उस खेती का इस्तेमाल भी सकते हैं। ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून। आप 5 अगस्त 19 तक कोई अगर उनको निकालता तो बजा था, क्योंकि वो हमारे देश का कानून, यहाँ हमने उसको, सबने गलती की, मैंने भी गलती की उसे, क्योंकि हमें मालूम नहीं था ये सरकार आएगी और सबको निकालेगी। हमें सरकार थी कि भाई 100 साल से, 150 साल से तो कोई निकालेगा नहीं, कानून पास करो या नहीं करो। लेकिन ये कानून 5 अगस्त 2019 को जब ये यूटी बनी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून ऑटोमेटिकली इस पे लागू हो गया। गुलाम नबी आज़ाद श्रीनगर में मीडिया से, जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे और फॉरेस्ट एक्ट की बात करते हुए बता रहे थे 5 अगस्त के बाद अगर यूटी जम्मू कश्मीर बनी और देश के कानून यहाँ पे लागू हुए तो जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट एक्ट क्यों नहीं लागू हो रहा है, इसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। रोशनी एक्ट की भी उन्होंने बात की थी। वक्त की कमी की वजह से वो आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन दूसरे बुलेटिन में आप देख सकते हैं, हमारे दूसरे जो बुलेटिन उनमें आए, देखा जाएगा, आपसे सुना जाएगा। लेकिन अभी बताएं आपको कि बीजेपी ने कल दावा किया था कि सरकार अगली जम्मू कश्मीर में बीजेपी की होगी, लेकिन वकार रसूल वली ने श्रीनगर में आज एक तकरीब के बाद बताया कि ये खाली पलाव है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर से एड्रेस ही गायब हो चुका है। वकार का कहना है कि अगले इंतखाबात कांग्रेस की होगी, जीत कांग्रेस की यकीनी है और इंडिया अलायंस के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कांग्रेस आएगी तो खुशहाली लौट आएगी, बेरोजगारी खत्म होगी, तरक्की का एक नया दौर भी शुरू होगा। वकार श्रीनगर में बता रहे थे कि जो बता रहे कि उनकी सरकार आएगी वो अपने गरेबान में देखें और ये भी देखें कि 5 रियासतों में क्या हो रहा है, वहाँ किस तरह से पत्ता गोल रहा है, तो जम्मू कश्मीर में किस भाव से बिक रहे हो ये भी दुनिया जानती है। वकार ने बताया श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए। भी इलेक्शन होंगे, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हो, ड्यू तो सारे इलेक्शन है। असेंबली इलेक्शन तो जून 2018 से ड्यू है, जब से गवर्नमेंट तब से टूटी है। चाहे वो म्युनिसिपल इलेक्शन हो, चाहे पंचायत हो, चाहे पार्लियामेंट में हो और चाहे असेंबली का हो, इन तमाम इलेक्शनों में कांग्रेस आगे बढ़ेगी और एक्सपेक्टेशन ज्यादा हम सीटें लेंगे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस होगी। पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ हमारा अलायंस है, इंडिया अलायंस का, और इंशाल्लाह हम अपने अलायंस पार्टनर को लेके आगे बढ़ेंगे और इस जम्मू कश्मीर में खुशहाली और दोबारा लौटेगी। जो बेरोजगारी इस वक्त
खुशहाली बेरोजगारी, खुशहाली लौटेगी, बेरोजगारी खत्म होगी, ये बताया वकार ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए। लेकिन अब जरा आपको बताते चले, आज एक आलमी दिन भी था। जी हाँ, ये शोबे तिब से जुड़ा एनाटॉमी का आलमी दिन था। और एनाटॉमी के आलमी दिन के मौके पर श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में CME का एक इनेकाद हुआ और CME के इस इनेकाद में आज के मौजू था रोल ऑफ एनाटॉमी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। इस हवाले से GMC श्रीनगर के ऑडिटोरियम में आज एक तकरीब भी हुई जिसमें तुलबा और तिबी अमले से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। यहाँ इस मौके पर प्रिंसिपल GMC श्रीनगर ने एनाटॉमी के हवाले से लेक्चर दिया, मुअज्जिन ने लेक्चर भी दिया और एनाटॉमी के अप्स एंड डाउन्स या एनाटॉमी के बारे में जानकारी भी फराहम की। We are organizing this event to mark the World Anatomy Day on the birth anniversary of Vesalius, who is regarded as father of anatomy. Anatomy being mother of all medical subjects, it has got vital importance in all branches of the medicine. It lays foundation stone for all medical branches. So only a good anatomist can become a good practitioner or a good doctor. My message is for my students and faculty. So in order to become good practitioners, good doctors, good medical teachers, they should have good control of anatomy. They should know anatomy. तुलबा, मेडिकल के तुलबा जितनी अच्छे एनाटॉमी जानते होंगे इतने ही अच्छे वो सर्जन बन सकते हैं और ये माहिरी तिब का मानना है। लेकिन इंतखाबात ना भी हो रहे हों, म्यूनसिपल के इंतखाबात या दूसरे इंतखाबात, लेकिन बार के इंतखाबात हुए हैं और बार के इंतखाबात आज बारामूला बार के हुए। GM हसन एडवोकेट की सरबराही में आज मुनक्कद हुए बार के बारामूला के इंतखाबात में सदारती उम्मीदवार के लिए 3 उम्मीदवार थे और मिस नीलोफर मसूद एडवोकेट ने 60 वोट हासिल किए। नीलोफर मसूदी को 60 वोट मिले, हिलाल मानी को सदर के लिए 42 वोट मिले, तीसरे नंबर पर सुहेल तारिक को 17 वोट मिले। नीलोफर मसूदी एडवोकेट जो हैं वो सदर मुंतखब हुई और नायब सदर के इंतखाबात के लिए बशारत खालिक एडवोकेट ने 68 वोट हासिल किए। अल्ताफ़ हुसैन को यहाँ पे 52 वोट मिले हुए और इस तरह बशारत खालिक जो हैं वो नायब सदर मुंतखब हुए। जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में थे जिसमें उमर भट्ट एडवोकेट ने 93 वोट हासिल किए और बार एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए 3 उम्मीदवार थे। इरफान अहमद वानी एडवोकेट ने 72 वोट हासिल किए और वो जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। नीलोफर मसूदी को आज हार मालाएं पहनाई गई और उन्हें मुबारकबाद भी दी गई। अब से वो बारामूला बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट होंगी। फैक्ट आपको पता है कि जो बार एसोसिएशन बारामूला है इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है जो कोई जुटला नहीं सकता। इसकी एक अपनी ग्लोरी है, तो उस ग्लोरी को इनफैक्ट आगे बढ़ाने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की फैटर्निटी के वेलफेयर के लिए हमारी जो ये टीम है, हम अहद करते हैं कि चाहे वो फ्रेशियर है, चाहे वो सीनियर है, चाहे वो कैटेगरीज हमारी सीनियर्स में होती है, मोस्ट सीनियर मोस्ट है, तो हम कोशिश करेंगे कि हर किसी को जो जितना ड्यू रेस्पेक्ट देना है हर कोई हम उसको वो प्लेस दे सके। और साथ में जो हमारा फोकस होगा यंग स्लॉट पर, जो है जो हमारे यंग लॉयर्स यहाँ पर आते हैं, फोकस उन पर भी। नीलोफर मसूदी एडवोकेट बारामूला की वकील, नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनका ताल्लुक और आज बार प्रेसिडेंट बारामूला मुंतखब भी हुई है और बारामूला के आदिल को आज बडगाम से इंसाफ भी मिला है। यह हम बताएंगे आपको, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों?